गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन का परिचय। एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और हम अपनी क्लास अब शुरू कर रहे हैं। कल हम लोग पिछले क्लासों की तरह मैं हर समय रिकैप लिखता हूँ। रिकैप का मतलब है पुनरावृत्ति। कल वाली क्लास में आप क्या क्या पढ़े थे, कम से कम उन हेडिंगों को याद रखो। हम ये पढ़े थे, ध्यान समझ लीजिए केवल 2 मिनट के लिए। कल पूरी क्लास में हमने यह पढ़ा था कि स्रोतों के आधार पर पुरानी जो वैज्ञानिक बिरादरी थी वह 2 प्रकार के यौगिकों में बंटवारा की थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक वे थे जो जीवित पदार्थ से, जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे थे, जीव जगत से प्राप्त हो रहे थे। अकार्बनिक पदार्थों के स्रोत वे थे जो निर्जीव थे। इसका मतलब अच्छा, फिर उसके बाद कल क्या आया था, इस बात को प्रतिपादित किया गया, उसके सिद्धांत को मजबूत किया गया। किसके द्वारा किया गया था? बर्जीलियस साहब के द्वारा दिया था। उन्होंने सिद्धांत दिया था जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था होहलर ने। कैसे किया था? यूरिया का निर्माण करके प्रयोगशाला में। इतनी बात कल हुई थी। तथा साथ में हम लोग कुछ और बात पढ़े थे। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा ये होती है बाबू, वे सभी यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हों, ध्यान समझिएगा, जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हों या उसके व्युत्पन्न हो, कार्बन हाइड्रोजन से बने हों या उसके व्युत्पन्न। कल हमने कुछ व्युत्पन्न पढ़े थे। सुनो ध्यान से, ये था हमारा कल का रिकैप। तो आज एक नई हेडिंग शुरू हो रही है। हम लोग चूंकि लगातार इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सारा का सारा मामला कार्बन पे आने वाला है, इसलिए सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे कार्बन की चतुः संयोजकता। और थोड़ा इसको समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बाबू इसको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है टेट्रावैलेंसी? कार्बन की चतुसंयोजकता क्या होती है? इस हेडिंग को पढ़ते हैं, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा इस तरह से समझिए, थोड़ा सा ऐसे समझो। बहुत स्लो तरीके से पढ़ा रहे हैं, यह मान करके कि 11 के बच्चे समझ जाएं। 11 केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी 20 दिन में, तो 12 की केमिस्ट्री को समझने में एकदम नहीं ऑर्गेनिक दिक्कत आएगी। बस मेन मैटर है कि आपको समझना है परिचय। किसका परिचय? कार्बनिक यौगिकों का। कार्बनिक यौगिकों का पूरा एक इंट्रोडक्शन समाप्त होगा, तब आपको कोई ऑर्गेनिक यौगिक दिखेगा तो देख के डर नहीं लगेगा कि ये लिखा क्या है, एक याद कैसे किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट को हमने पढ़ने जा रहे हैं। और यह बेसिक कंसेप्ट जो बच्चों में आपको यहाँ लिखा हूँ, यह मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको फिर से एक बार रिवाइज मारते हैं। फिलहाल अपनी इस बात को शुरू करने के लिए, क्यों अगर कभी भी कह दे कि बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुरंत कहना कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसका क्या है? व्युत्पन्न। जिसने केवल इतनी बात याद कर ली उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा याद है, कार्बन है, हाइड्रोजन और उसका व्युत्पन्न। फिर सुनो, कोई कहेगा कि व्युत्पन्न क्या है, तो आने वाले समय में कहूंगा कंस है व्युत्पन्न। कंस है पी, कंस। इतना तो बच्चे हमारे परिचित हैं, इसको क्या कहते हैं? कंस। कहीं पढ़ाए थे, अभी नहीं पढ़ाएंगे तो कंस का नियम हम लिखाएंगे, नाग का नियम लिखाएंगे। कुछ ऐसे नियम है जो वास्तव में किताबों में तो नहीं पढ़े हैं, बट उनसे हमारे सवाल बहुत जल्दी हल होते हैं। तो पहले सुनो, मैंने कहा कि कार्बन हो, सुन ले भाई, क्यों कहे कार्बनिक यौगिक क्या है, तो 1 मिनट में कहो कार्बन है, हाइड्रोजन और उसका क्या है? व्युत्पन्न। अब इसको अपने लिखने का तरीका बना दो तुम, जैसे लिखाया गया। तो कहला व्युत्पन्न के है, तो व्युत्पन्न ये हुआ हो सकाला कि कार्बन के साथे हाइड्रोजन के साथे, कार्बन हाइड्रोजन साथे हाइयो कोनो हो, फर्स्ट ऑक्सीजन हो जाए, फर्स्ट नाइट्रोजन हो जाए, फर्स्ट सल्फर के कोनो में रहे, फर्स्ट कोनो का रहे। तो कंस पे ये क्या है? कंस पे यही लोग रहेंगे, यही व्युत्पन्न रहेंगे। इससे ज्यादा व्युत्पन्न 12 वाले नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ेंगे तो एक्सेप्शनल केस रहेगा, आपको पढ़ाया जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी मुख्य हेडिंग पर। बच्चे केवल समझने की कोशिश करेंगे, और यह बात आप पढ़ चुके हैं। मैं लिखता हूं वह बात, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है जी? क्लोरीन। नियन की बातें छोड़ दो क्योंकि अक्री
हम लोग यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब संकरण पढ़े हैं, सब फटाफट अभी समझेंगे। मैं लिख रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9। फिर मैं एक बात कह देता हूँ, ये क्या लिखा है? सभी लोग कह देंगे कि सर जी ये जेड लिखा है। जेड बोले तो क्या है? परमाणु का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ठीक, फिर मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान समझो। मैं लिखने जा रहा हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अब इन तत्वों का परमाणु क्रमांक तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? नीचे मैं पहले होते संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और क्या बताए थे? चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं जब कोनो केमिकल रिएक्शन हो ले, अंदर के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं लेते। पढ़े थे सब? तो बताओ, पहले संयोजी हम लिख देते हैं। बताओ इसका करेंगे 2 1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। इसका 1 है, इसका कितना होगा? 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। फिर बच्चे ये भी पढ़ चुके थे कि जकरे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होने उनको नॉर्मली हम मेटल्स कहे थे, जिनके 4 5 6 7 थे उनको हम नॉन मेटल्स कहे थे। तो इसको हमने कह दिया ये नियम, और ये है मेटल भैया। फिर मैं एक बात और लिखता हूँ कि जब इतनी बात लिख दिया तो चलो यहीं लगे हाथ में संयोजकता लिख देता हूँ, यहीं से आपकी बात शुरू हो जाती है, क्योंकि हेडिंग क्या डाला हूँ? तो संयोजकता क्या होती है? छोट छोट, अगर कक्षा 9-10 के लड़कियां पूछी कि बाबू संयोजकता बन क्या है, तो आप तुरंत कहोगे कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं की परिभाषा होले कि जकरे अंतिम कक्षा में कितना है? 1 2 3 आए, वे धातुएं होती हैं। और धातुओं के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही होती है क्या? संयोजकता। यह एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। कौन पढ़ते हैं? तो कक्षा 9-10 में पढ़ाया जाता है। 11 की बातें छोड़ दें कि अगर धातु है अंतिम कक्षा में कैट है एक, अरे धातु परिभाषा यही है कि 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, तो हमने कहा संयोजकता क्या होती है? धातुओं के लिए संयोजकता उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। अरे ये बात समझ में आया? दिमाग लगा। 4 5 6 8 7 ये नॉन मेटल्स हैं, तो ये मैटर तो मेरा धातुओं के लिए आ गया। और अधातुओं की जब संयोजकता निकालते हैं तो मैंने लिखाया था कि 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सूत्र होता है इतना। तो जब इतना सूत्र होता है तो अगर सबकी संयोजकता मुझे लिखना है तो इसकी तो 1 2 3 हो गई। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ संयोजक दिख रहा है यहाँ से, तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। और हैकर हम निकालेगा तो 8 माइनस 4 4 हो जाए, 8 में से 5 जाए 3 हो जाए 8। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो बताओ यहाँ से अभी तो इतने समझा कि हमारी जो हेडिंग है हम उस अपनी हेडिंग पे कंसंट्रेट होते हैं। यहाँ से मैं ये पाया कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। इसका मतलब कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड रहेंगे। अब कैसे रहेंगे? सिंगल के नेचर में रहेंगे कि डबल के नेचर में रहेंगे, ट्रिपल में? अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब परिचय आगे बढ़ेगा तो बताएगा। इतनी बात फटाफट नोट कर लीजिए, और आप जल्दी नोट किया करिए। नहीं जल्दी नोट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम, ठीक है? चलो फटाफट मिटाओ। ये सारी बातें पढ़े थे तुम लोग, और अब आगे पढ़ना है। हो गया? ठीक है, तो जाके इसका उपयोग दूसरे तरीके नोट करो। जो नोट हो सके, नहीं हो सके तो आप लोगों के पास सुविधा है, जाके नोट कर लीजिएगा। मिटाएं? क्लास को स्पीड देना है तो ये काम थोड़ा सा स्पीड बनाना पड़ेगा। मिटा दे भाई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, चलिए सुनिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई भाई तो इस तरह सुनो। तो जब तुमसे कोई कहता है, एकदम आजकल हिंदी लिख रहे हैं, भुला गया अंग्रेजी लिखना।
संयोजकता क्या कहते हैं? बैलेंसी। कि बैलेंसी की परिभाषा बताओ। संयोजकता तो बच्चे पहले यूपी बोर्ड वाले लिखेंगे। किसी तत्व की, याद है शायद क्या किसी को, किसी तत्व के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता जितनी होती है, क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। फॉर एनी एलिमेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विथ दैट, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वह हाइड्रोजन एटम को उतने अपने साथ अटैच करे, यही उसकी संयोजकता होती है। अब सुनो, अभी मैं जो लिखा था उसी को फिर से एक बार लिख देता हूँ। लिथियम से शुरुआत किए थे, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ था फ्लोरीन। अब हम केवल संयोजकता बताओ आते हैं। इसकी संयोजकता 1 थी, 2 थी, 3 थी, फिर क्या थी, 4 थी, फिर इसकी कितनी थी, 3 थी, 2 थी और 1 थी। तो बताओ, हम जो अपने जिस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, हम अपने कार्बन पे केवल ध्यान रखते हैं। कार्बन संयोजकता कितनी है? 4 है। और हाइड्रोजन के साथ संयोग करने की क्षमता ही उस किसी तत्व की उसकी संयोजकता कहलाती है। इधर देखो भाई, हाई तो तुमने सैद्धांतिक रूप से निकाला है, तो इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? इसका मतलब यह है कि लिथियम हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सही में वैलिड यौगिक बनाया गया, यानी यह यौगिक अस्थायी और प्रकृति में है, प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन प्रकृति में विद्यमान नहीं हो सकता है। LiH2 कह दो, कोई आपसे आए कहे भैया LiH3, तो आप उससे तुरंत कहेंगे यार एक लिथियम 3 हाइड्रोजन साथ कैसे हो सका। तुम अब दिमाग लगाओ कि संयोजकता का परिभाषा है तो बचपन वाली परिभाषा थी, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कौन परमाणु कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच के लिए क्षमता, ये उसकी संयोजकता है। तो बताओ, इसकी संयोजकता 1 थी तो यह कितने लोग साथ संयोग करता है? 1। इसका मतलब कि मैं कहूं तो बताओ, हाइड्रोजन के साथ बेरिलियम कैसे बन सका? एक बेरिलियम कितने हाइड्रोजन साथ अटैच होता है? 2। यानी BeH2 संभव है, BeH3 संभव नहीं है। फिर सुनिए, इसका मतलब BeH3 संभव है, लेकिन हाँ आगे जो कुछ भी उससे आगे पीछे कर लो। C के साथ मैं कहूंगा CH4 संभव है, CH3 तो मेथिल ग्रुप हो गया। तो मेथिल ग्रुप भी जो रहता है वह अस्थायी थोड़ा ना भाई, मेथिल तो है ही है ना। अगर ये जब तक किसी को अटैच नहीं करेगा तब तक ये अस्थायी नहीं है। चलो तो बताओ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन साथ अटैच हो सके 2, तो बन जाता है जल, H2O। अगर मैं कहूं कि HF कितना जुड़ेगा? 1, इसका मतलब HF है, H2F नहीं है, H3F नहीं है, H4F नहीं है, या और कुछ भी संभव नहीं है। तो दोनों ओर से हमें यही समझ में आया, ध्यान समझिए, कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ हो सकता है। यही सेम मैटर, ध्यान समझना, यही जो परिभाषा थे, इसी परिभाषा को हेलोजन परमाणुओं पर भी लागू किया जाता है। तो हेलोजन का मतलब अगर लागू कर दिया तो H के स्थान पे उतने ही, जैसे हमने कहा किसी तत्व के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है किसी तत्व के X परमाणुओं के साथ, X माने हेलोजन। तो अगर ये बात क्लियर है तो बताओ, LiCl बन सकाला, BeCl2 संभव है, BCl3 संभव है, CCl4 होला। यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? ये क्या था? ऑक्सीजन था ना। यहाँ क्या Cl2O होगा? Cl2O तो Cl2O का तो वो बनता है यार, BCl3 CCl4 OClO। हाँ, ये पर क्लोरेट आयन बनेगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है भैया? एक H एक Cl, यहाँ पे तो मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे यह Cl होता तो Cl मिलकर क्या बन गए होते? Cl2 बन गए होते, या FF यहाँ मान लिए होते तो F2 बन गया होता। तो बात समझ में आया? तो इस हिसाब से मैंने किसी भी ओर से देखा तो हम यही पाए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसके आसपास उसको अस्थायी होने 4 बांड का मतलब है कि 2 चौके 8 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आया? तो यह बात सिद्ध हुई कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, और इसी 4 के आधार पे तरह तरह के यौगिक बनते हैं। और इतनी बात आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये बात नोट करने लायक है।
OCl2 तो संभव नहीं है, लेकिन बच्चा OF2 संभव है, मैं ये जानता हूँ, हाई संभव है, ये यौगिक नहीं बनता। आप देखिए, तो मैं कहा कि जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरा रामायण महाभारत सारे खंडों को याद करता है, वही केमिस्ट्री का अच्छा विद्यार्थी बनता है। यह फिजिक्स और मैथ नहीं है कि 4 सवाल लगा लिए, 4 पे कॉन्सेप्ट बना लिए, नहीं लगाएंगे काम चल जाएगा। केमिस्ट्री का मतलब है कि कितना ज्यादा तुम याद रखने की क्षमता रखते हो। मैंने बताया कि जैसे ठीक है, आई हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ यौगिक, मैं इसको तो नहीं देखा हूँ, इसको देखा हूँ, तो इसको देखा हूँ, तो इसका मतलब कि Cl2 के स्थान पे का तो मारे के अपवाद होंगे ना। क्लोरीन का साइज छोटी है ना, तो एक साथ बॉन्डिंग हो जाए, क्लोरीन साइज उससे बड़ी है ना, तो इस तरह की बॉन्डिंग में दिक्कत होगी। खैर, ये सब बातें आप आगे पढ़ते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यह बात समझ में आ गई, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लिया करो, इतना दिमाग लगा के। तो सुनो, इस आधार पे जब कार्बन की संयोजकता 4 आ गई, कार्बन की, ध्यान समझना, संयोजकता 4 आ गई, तो संभव है, ऐसे ध्यान समझिएगा, संभव ये हो गया कि C के साथ सिंगल बॉन्ड रहे, हो सकाला C डबल बॉन्ड से भी अटैच रहे, हो सकाला C ट्रिपल बॉन्ड से किसी अटैच रहे। तो 3 प्रकार के C, किसी C के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, C किसी C के साथ डबल बॉन्ड से अटैच। अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन आ गए, यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध बंधा हो, तो उसे कहते हैं एल्केन, इसे कहते हैं एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में 3 बंध होते हैं, तो होता है एल्काइन। तो पहले तो आप इसको भी थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा परिचय फटाफट लेते रहिए सर। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ये सब छोटी बात। अब सुनो, तो 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बातें नोट करते हैं, टेट्रावैलेंसी को प्रूव करेंगे। जैसे CH4 CCl4 C2H6 C2H2 C2H4 CH3OH CH3CHO CH3CO CH3ETC। कितना ज्यादा उदाहरण दे रहे हैं कि आपके दिमाग में कभी भूलेगा ही नहीं। कार्बन का संयुक्ता 4 ना होंगे, कार्बन कत्तों भी बॉन्ड बनाएगा, चारों तरफ उसके कितने बॉन्ड रहेंगे मिला के? 4, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही शुरुआत हो जाती है। अभी हम सबका लिविस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फार्मूला क्या क्या होता है, सब एक एक चीज करेंगे। लेकिन पहले बच्चे छोटी छोटी बातों को समझो। देखो, ये जितने उदाहरण तुम लिखे हो सब फटाफट लिख लेना, मैं इसके बाद कर रहा हूँ फटाफट सबका कहना हो कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। भाई कार्बन है, कार्बन संयुक्ता 4 हो ले, तो मैं कहूंगा ऐसे ई, बताओ कार्बन चारों तरफ कितने बॉन्ड? दूसरा देखो CCl4 मुझे बनाना, मैंने कहा कार्बन संयुक्ता कितनी होती है? 4। कैसे क्लोरीन अटैच करना है, हो गया। इसको देखो C2H6, देखिए इधर ध्यान से, C2H6। अभी कुछ बातें मत दिमाग में रखिए, क्या फार्मूला और मूला होता है, यह भी कोई बच्चा भूल जाए, सुनिए ध्यान से, यह भी भूल जाओ, तुम लिखो मत अभी, यह भी भूल जाओ कि क्या किसका होता है। ये एल्केन है, क्योंकि मनुमेन है, कहीं C2H2 क्या है? एल्काइन है। ये मान लो आप भूल गए, आपको मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो तुम स्ट्रक्चर ऐसे खींचो। तुम्हें कहा C2H6 खींचना है, तुम कहोगे C2, पहले इतना तो खींच ही लोगे, फिर कहोगे H 6 है, तो 6 H को फैलाओगे, ऐसे फैलाओगे, तो बताओ यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है? एक। किसकी कमी पड़ रही है? तो मैंने यही तो बताया कि मान लीजिए आप भूल जाइए कि आप एल्केन एल्कीन एल्काइन को नहीं पहचानते हो, तो कॉम्बिनेशन बनाओ, तो तुम सुनिए दिया गया C2H6 है, तो तुम कहोगे कि C2 है, CO2 दोनों कार्बन कार्बन लिख लो, लेकिन बॉन्ड मत दिखाओ, लेकिन बॉन्ड मत दिखाइए। लेकिन जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये स्केलेटन हड्डी है बाबू, और ये है उसकी मांस, तो हाइड्रोजन की मांस चढ़ा दो, वह कंफर्म बता देगी कि कार्बन संयुक्ता 4 है, 6 फैल गए, तो इसका मतलब इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड रहता? नहीं, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया C2H6 का। घर जाके नोट कर लीजिएगा, यहाँ जो नोट कर सकते हैं नोट करिए, मैंने आपको बताया था। स्पीडी जो बच्चे हैं फटाफट, हाई C2H2 है, तो देखो मैं फिर वही काम किया, एक एक को कंटिन्यू लिख रहा हूँ। देखो इसको लिख रहा हूँ, ये यहाँ तक देखते जाओ, इधर देख,
अब क्या करूं, C2H2 तो मैंने कर दिया, मुझे मालूम है नहीं कार्बन कार्बन के बीच में कौन बंध है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन, हमको मालूम है नहीं। क्या बताओ क्या बचा है, क्या कर दें कि हो जाए सब काम। इसका मतलब इनके बीच में अगर कै बांड रहे, 3 1 4 3 1 कौनों तरफ कुल मिला जुला के हमें चारों तरफ कार्बन के कितने बांड मिल रहे हैं, तो टेट्रा वैलेंसी प्रूफ हो रही है कि कार्बन की संयुजता हमेशा कितनी होती है, 4। कहीं कोई भी उदाहरण ले लो। चलो इसको मैंने कर लिया, ये बच्चे कर लेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, ये आप अपने घर जाकर कर लीजिएगा। CH3OH करना है तो तुम कहोगे C है, ध्यान समझना, H3 है, ध्यान समझना, O है, H है, CH3OH है। बताओ OH OH के बीच में तो बंद आपको मालूम है, O सिंगल बॉन्ड H है। CH3 कार्बन के ऊपर मांस चढ़ा दिए, लेकिन यहाँ मालूम है कि यहाँ है कौन बॉन्ड, क्योंकि भी मैंने बताया कंस, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन आ सकते हैं कंस पे, यही लोग डेरिवेटिव हैं, यही लोग क्या है, यही लोग पैदा होते हैं बस। तो बताओ यहाँ कौन लगेगा, ये मेथनॉल बन गया, जहरीली शराब हो गई आपकी। चलो इसको भी हम मिटाते हैं, ये बना देते हैं बाबू, CH3CHO तुम्हें बनाना है, तो देखो इधर देखो, CH3 इतना तो मैंने लिख दिया, देखो इधर सभी लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। CH3 लिख दिया, अब बतावा, इतना तो बच्चे जाने रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैदा क्यों हुई कार्बन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के काहे होले, ये अभी कारण बताएंगे। बता ही बस इतना बता कि जब कौनो यौगिक लिखा रहता है तो वहां पे कार्बन कार्बन से जुड़ल रहा, कार्बन 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 कार्बन, कितना कार्बन गुरुजी, C70 कार्बन, कितना कार्बन, ये तो हम जानते हैं, अब तो नया डाटा और भी कुछ होगा, यानी कार्बन कार्बन लगातार एक दूसरे से कैसे जुड़ सके, 70 72 75 बकमिस्टर फोल्डिंग नाम का एक यौगिक होता है। चलिए सब बात की बात है, C60 होता है, C70 होता है, चलिए ठीक है जो भी होता है। तो बता, जब CH3 आ गया, C के ऊपर 3 ठे हाइड्रोजन की मास तुमने चढ़ा दिया है, तो बताओ जब मास चढ़ा दिया तो यह कार्बन के बीच में सीधा संबंध दिख रहा है, सीधा संबंध दिख रहा है C। फिर देखो C करना है, अब बच्चों को लिखना है H और O, ओके मालूम है ना है, अरे बता कि ऑक्सीजन देखो एक जगह H है एक जगह O है, ओकरे समझिए ना होता कहाँ डबल बॉन्ड लगाई कहाँ सिंगल बॉन्ड। मैंने कहा यही तो इंट्रोडक्शन है, तुमको पता तो बाद में सब लग जाएगा, तुम तो इतनी स्पीडी बन जाओगे देखते ही बनाओगे, लेकिन आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं आपने किसी जूनियर से, तो पहले तुम उसको खिंचवा लोगे और बोलोगे कि तुमको मालूम नहीं है। तो तुम बताओ कि बता सभी लोग ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होले, 2, और हाइड्रोजन का कितना होले, यानी हाइड्रोजन एक संयोजकता वाला रही होगी, आगे कि नहीं। हमको ये सीखना है, ये नहीं सीखना है कि हम इसको याद करें, याद काहे करेंगे, याद करने का कोई मामला नहीं है, जब तुम कंसेप्ट पकड़ते हो तो क्या याद करना है क्या, तो अभी तो छोटी छोटी बात। फिर किसी ने कहा कि साहब है तो एल्डिहाइड है और जैसे बीच में CO क्रियात्मक समूह होता हो तो कीटोन होता, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे। तो बताओ मुझे ये लास्ट वाला खींचना है, लास्ट वाला खींचना है इसका CH3CO CH3 का, तो मैं कहूंगा कि CH3 तो बच्चे ने बना दिया CH3। फिर बताओ जब ये तीनों हाइड्रोजन हर बार फैल गई तो C के बीच में डायरेक्ट संबंध है ना, तो C वर्क कर दिया, फिर C के साथ O लगा है तो O के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े वाला कि डबल बॉन्ड से जुड़े वाला। फिलहाल तो आप समझदारी आ गई है कि संयोजकता कंसेप्ट पढ़ लेने, जेकर जितनी संयोजकता होला ओकरे वो चारों तरफ उतने बॉन्ड होले, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होले, ऑक्सीजन का मतलब एकरे एकरे बीच में कै बॉन्ड हुई 2, लेकिन अभी इसको भी नहीं करने की जरूरत है, ये तो काम कर लो। जब तुमको लिखना CH3 फिर लिख दिया C फिर O, एक बीच में बॉन्ड मालूम है ना, फिर लिखा है CH3 ने, तो फिर तुम कर दो, यहाँ C हो जाएगा, पुनः मैं वही अपनी मान चढ़ा दूंगा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारे परमाणुओं को तो मैंने लिख दिया, अपने से नहीं परमाणु बढ़ाना है तुम्हें करना बॉन्ड वॉन्ड में है, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना करोगे क्या कुछ अपने से यहाँ H लिख दोगे, क्या अपने से लिखोगे क्या, नहीं, तब तो संयुक्त डिस्टर्ब हो जाएगी। यह मतलब 1 2 और यहाँ रहे चाहता है तो कार्बन ये कीटोन समूह है, महकदार होता है, जितने परफ्यूम्स बनते हैं पाउडर बनते हैं सब में कीटोन रहता है, जितनी बदबूदार चीजें हैं सब एल्डिहाइड होती हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, जितना कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते हैं जाके देख लीजिए।
इसमें से ज्यादातर चीजें तुम लोग पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो एक बार रिवाइज कीजिए माइंड में, और कंसेप्ट समझिएगा। घर जाकर के ये काम मत करिएगा कि लिख लीजिएगा फिर ऐसे याद कर लीजिएगा, फिर वही काम कीजिएगा जैसे हम समझाएं कि हमको मालूम न रहे तो क्या करेंगे। ठीक है ना, ये बात सोचना है। और जब इस तरह की बातें सोचोगे तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन उत्पन्न होगा उसका सलूशन उत्पन्न होगा, और वह सलूशन स्थायी हो जाएगा। तब ऐसी बात नहीं है कि आप 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपसे कोई पूछेगा कि अरे भाई थोड़ा सा बताओ कि कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तुम कहोगे करी यार 15 साल हो गए पढ़ ले, अपना बताया कभी, क्या ऐसा कहो क्या? तो ऐसा ना हो कि कोई कहे कि अरे भाई बताइए ऑक्सीजन के बारे में संयोजकता कितनी, तुम कहोगे साइंस साइड तो पढ़े थे लेकिन हो गया 16-17 साल, तो अब संयोजकता उसका भुला गई। तो संयोजकता मतलब होला का संयोग करने की क्षमता। जो तत्व जितना मजबूत है, देखो जो तत्व जितना जिसकी एफिनिटी उसकी संयोजकता उतनी ज्यादा है, चाहे वह निर्जीव जगत हो चाहे वह सजीव जगत हो। आपके गांव में कई ऐसे आदमी होंगे जिनका किसी के साथ बढ़िया संबंध नहीं, उनकी संयोजकता कुछ अच्छी नहीं, न जाने किस कारण से, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे नेता पनेता और समाजसेवी भी हैं। ऐसे समाजसेवी भी गांव में लड़के हैं कि जिनके साथ अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूरा गांव उनके साथ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सबकी संयोजकता क्या है, डिफरेंट है। चलो बात खत्म हुई, अब आ जाते हैं, हेडिंग बना लो, लिखिए हाइड्रोकार्बन, ऐसे सॉरी कार्बनिक यौगिकों का संकरण। अब कार्बनिक अभी तक अकार्बनिक का पढ़े थे, अब कार्बनिक यौगिकों के संकरण को पढ़ते हैं। सुनो पहले, सुनो ध्यान से भाइयों, जब तुमसे कोई कहे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसको सबसे पहले तुम हाइड्रोकार्बन बताओ, क्योंकि यही तो माई बाप है। माई बाप कौन था, कार्बन हाइड्रोजन, फिर उसके क्या थे उत्पन्न लोग, और व्युत्पन्न कौन लोग थे, कंस। आपके कोर्स में तो यही है ना, तो वैसे ही तो कहोगे, तो जब सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो तो कथुआ कब हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त एक होता है असंतृप्त। ठीक है, ये सब बातें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी तो सबसे पहले कहोगे तुम कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंडों के संकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बात आप कर लीजिए केवल हाइड्रोकार्बन की, किसकी कर लीजिए, हाइड्रो। फिर उसके बाद कर लीजिए कि इनके व्युत्पन्न, यानी हमें सबका संकट पढ़ना है। तो पहले हम सबसे पहले तो पढ़ा जो मेन है, पेरेंट है, जो माता पिता है। तो माता पिता कौन थे, कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक, तो हाइड्रोकार्बन के संकरण पढ़ेंगे। इसके बाद उनके व्युत्पन्नों के संकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर जब हाइड्रोकार्बन की बात आ गई तो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, बस इतना जान लो कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। इसको कहते हैं भैया सेचुरेटेड, इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोजन। चलो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भैया उसको कहते हैं जकरे कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहे या तो कार्बन कार्बन के बीच में। फिलहाल तो इतनी बात हो गई। और फिर ये लोग कौन हो गए, तो इसका मतलब मैंने कहा था कि कंस, ये इन लोगों का डेरिवेटिव लोग हैं, अभी बाद में पढ़ते हैं कौन कैसे आता है। फिलहाल इतनी बात फटाफट, फिर ग्राफ बनाइए। केमिस्ट्री को थोड़ा ग्राफिकल बनाइए, इसलिए ग्राफिकल बनाइए कि उससे हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और बात ज्यादा निकलेगी। हो गया, चलो
इसको भी लिख लेना चाहिए था। ये सी सिंगल बॉन्ड होता तो उसे एल्केन कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड रहता तो उसे एल्कीन कहते हैं, और ये ट्रिपल होता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। चलो इतनी बात नोट हो गई। फिर अब सिखा देता हूँ बच्चों को मीथेन का संकरण। इसके बाद फटाफट हम लोग अपने स्पीड वाला कार्य करेंगे। पहले एक चीज कंसेप्चुअल जो है उसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, मीथेन का संकरण तो निकालना, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बता दिए थे कैसे, काटो पीटो नियम। वही काटो पीटो नियम यहाँ भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल पहले हमारा जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जाए। देखो इधर भाइयों, बताओ मध्य परमाणु के है कार्बन, फैले हुए परमाणु सराउंडिंग परमाणु कौन है, हाइड्रोजन। तो जो मध्य परमाणु, पहले मैं इसको लिखता हूँ, इसको का नाम परमाणु क्रमांक देता हूँ और इसका कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ उस तरह से जैसे किसके नियम है। आप बाऊ ने कहा था कि उपकोषों को बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में रखते हैं 1s2 ये थी आद्य अवस्था। कौन सी अवस्था, ध्यान मुझे इंग्लिश में कहे थे ग्राउंड पे है आदमी, समझे, आद्य अवस्था। फिर क्या किया गया, इसी परमाणु को इग्नाइट कर दिया गया, गरमा दिया गया, झटक दिया गया, पटक दिया गया, कुछ कर दिया गया, इसके इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा मिल गई। तो यही जो है उत्तेजित अवस्था में कहेगा कि, सुनो ध्यान से, अब ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2px 2py 2, अरे पी कोष तो 3 कक्षकों से बनल रही, तो हाई जॉन बतावा p2 है। ध्यान से समझो, याद करो सभी लोग। हुंड ने कहा था कि पहले कैसे हुआ होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाई जॉन 2p है, या में अठे px में गया हो, ये अठे उत्तेजित एक एक कुछ व्यवस्था होगी लेकर, इसका इलेक्ट्रॉन बहुत उत्तेजित हो गया। उत्तेजित का मतलब ऊर्जा पा गया। तो हाई बतावा ध्यान से, कौन सा नियम था जो ऊर्जा का अंतर बताता था, बोरबरी का नियम, n+l का नियम। तो n+l का नियम लगाओगे तो ये लोग ऊर्जा कम है, इधर लोगों की ऊर्जा क्या है। तो जब ये ऊर्जा पाए गया है तो ई छटक के हेर चल जाएगी, कहीं कि एक कमरा खाली हम यहाँ रहा बात से, और ई हो जाएगा बेचारा कहाँ अकेला, तो ई हो जाएगी। यह कौन सी अवस्था हो गई, एक्साइटेड स्टेट। शादी ब्याह में अक्सर ही मिलेगा, बताओ नहीं है, बहुत आदमी रहे एकदम आद्य अवस्था में से पड़ल रही है, एकदम ऐसे पड़ल रही तंकी खोद दे पेटे में भैया भैया तंकी, और एक ठिकाना बढ़िया कर अंदर है ना, नागिन नाच वाले खुदे घरे वाले के अन्ना मना करा, क्या कह जाला, हाँ कई जने हाथ गोड़ जोड़ने के अन्ना मना करा, अभी ढेर हो गया। तो कौन सी अवस्था आ गई बताओ, सिर्फ बाहरी अवस्था, यही तो है। तो उत्तेजित का मतलब जो व्यक्ति एकदम अपने नॉर्मल स्टेज में था वो तुरंत एकदम अपने एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यही काम हुआ। अब देखो सुनो ध्यान से, किसको संयोग करना था, 4 हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के बारे में बताओ, 4 हाइड्रोजन की बात छोड़ो सभी लोग, पहले एक हाइड्रोजन मैं ऐसे ऐसे करता हूँ कि 4 हाइड्रोजन रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई, बताओ क्या हाइड्रोजन है। तो चारों को मैं अलग अलग लिखता हूँ, पहले समझो ध्यान से, फिर बाद में काटो पीटो नियम ही लगाना है तुमको वास्तव में। तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, अरे बोलो भाई 1s1 कहोगे, ये भी 1s1 है, ये भी 1s1 है, ये भी 1 है। बताओ एक मिनट ध्यान समझिए, अनपेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, वह चाहता कि वह युग्मित हो जाए, जोड़ा बन जाए, क्या बन जाए। तो बताओ कई थे अयुग्मित उत्तेजित अवस्था में, 1 2 3 4, तो एक थे तो यस वाले के पास जाई, फिर हई अकरे वाले के पास जाई, हई इससे जोड़ा बनाने जाएगा और ये इससे जोड़ा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। आपको ये नहीं समझना काटो पीटो नियम, ठीक है, आप अपने छोटे भाई बहन को अगर भविष्य में कभी पढ़ाना रहेगा तो आप उसको इसी तरह समझाएंगे कि बात तो ये है, लेकिन समझना रटना अलग तरीका है। यह सामान्य अवस्था थी, ये कौन अवस्था थी, उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब क्या होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को फैला दिया, कहां तक फैलाया, जहां तक उसकी औकात थी। औकात कहां तक थी, पीक में 3 ठे होला क्या कक्षक, तो 2 ठे भरी ही थी, 1 ठे खाली थी। तो जो खाली थी, जब ये उत्तेजित ऊर्जा पाया तो यह अपन 2 जोड़ा में था, इधर चला आया। तो बताओ 4 लोग इसके क्या हो गए, अयुग्मित, और 4 हाइड्रोजन हुए, 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ लूंगा।
तो ये क्या चाहेंगे, सभी लोग इसके पास जाएंगे तो बताओ, यस यस के साथ हुआ तो एक यस हो गया, फिर ये यस पी 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 कॉम्बिनेशन हुआ, कै ठे पी लोगों के साथ संजोग हुआ इसका, एक थे तो यस के साथ हो गया और कै ठे पी लोगों के साथ संजोग, 3, तो संकरण हो गया यस पी। यही नहीं होता है संकरण, कितना हो गया, कैसे, क्या मतलब बात खत्म हुई, क्यों बात खत्म हुई भैया, क्योंकि सब जोड़ा में ना रहे, और जब हाइब्रिड माने बताया थे संकर, यानी दो लोग मिले तो वे क्या हो गए, अस्थायी एक नई उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई, नए की उत्पत्ति हुई, न वो यस रह गया ना वो पी हो गया, वह यस पी। यही तो था ना, बताते हैं कि तरह तरह के क्रॉस होते हैं, खच्चर पैदा होते हैं, तो न वह घोड़ा रहता है न वह गधा रहता है, वह एक दूसरा कैरेक्टर रहता है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो खच्चर होता है उसके पास स्टर्मिना होती है घोड़े जैसी, यानी स्टर्मिना मतलब कि वो उसकी क्षमता होती है बहुत दूर तक वेट ढो सकता है, और गधा जैसा होकर क्षमता होले वेट सहने की, घोड़ा वेट नहीं ढोता, घोड़ा की क्षमता, इसलिए उसको दौड़ाया जाता है। तो खच्चर में दोनों मिल जाता है, इसीलिए पहाड़ों पे चढ़ाई के लिए जो आर्मी है, जो भक्त हैं, दर्शक हैं, वह खच्चर का ही प्रयोग करते हैं, ना कि घोड़े और गधे का। फटाफट लिख लो, अगर ये बात हो गया तो हम लोग अपने पुराने नियम पे आ जाते हैं, जिससे हम लोगों का संकट फटाफट होता है। हो गया, चलिए ठीक है, घर जाके समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि हम नोट कर लिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी बातें लगातार सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में दूसरा कंसेप्ट जाएगा, क्योंकि जितना बोलता हूँ, क्या आप लोग सब लिख रहे हैं, क्या लिख तो ही रहे हो जितना हम लिखा रहे हैं, लेकिन लिखाना प्रभावी नहीं है, समझाना प्रभावी है ना। अरे प्रभावी क्या है भैया, समझा दे रहे हैं तब ना आपको ये लिख पा रहे हैं, तो समझाना तब है जब आप लाइव वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, मतलब आपका कंसेप्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा, मेथन का संकरण हो गया, फिर हम आ जाते हैं, आप सुनो ध्यान से, अब हम फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं, और फॉर एग्जाम्पल में चलो दुनिया के सामने लिख देते हैं, काटो पीटो नियम अपना नियम है, हमने प्रतिपादित किया है। चलो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, ध्यान समझना, C2H2 हो गया, CH3CHO हो गया, CH3CN हो गया, और क्या लिखते हैं भाई, अल्कोहल लिखते हैं, C2H5OH हो गया। संकरण ज्ञात करना है कार्बन परमाणुओं पे इन सभी की, तो हम अपने उसी नियम को लगाएंगे, कंसेप्ट हमारा वही पुराना मेथन वाला रहेगा, लेकिन अब कंसेप्ट को हर जगह इलोबरेट नहीं करना है, हमें आंसर पाना है, इसलिए हम अपने इस नियम को लगाएंगे। उधर गया एग्जाम्पल, तुम लोग फटाफट लिख लो, फिर हम देख देख के इसको मिटा देते हैं, मिटा के फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिख डालो एग्जाम्पल, लिख डालो। पहला वाला क्या था, क्या पहला CH4 तो हो गया, छोड़, आगे क्या है C2H6। देखो इधर देखो भाई, अब हम बच्चों को नहीं बताएंगे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, सब जानते हैं C2H6 ऐसे ही रहा होगा, क्यों भाई, C2H6 ऐसा, तो काटो पीटो ये कहता है कि जय बांड मिले, एक पहला बांड मिले तो उसको यस कहो, फिर P1 P2 P3, जहां से शुरुआत किए थे जहां पे अंत हुआ, क्या 4 बांड कर चुके हैं, वे किसी भी तरह के बांड रहे हैं, लेकिन एक बार काटोगे तो उसको यस कहोगे, वह चाहे डबल बांड रहे, चाहे ट्रिपल बांड रहे, चाहे वो सिंगल बांड रहे। बताओ 4 बांड की हमने शुरुआत की, तो एक बार समझ लीजिए, जो बच्चे नहीं समझे हैं, हमारे चारों तरफ कार्बन के 4 बांड थे, मैंने शुरुआत किया, यस काट दिया, फिर P1 फिर P2 फिर P3, बात खत्म हुई, संकरण हो गया। इसके बारे में करें, जो बांड कट गया उसको पुनः काटिए, क्योंकि यह कैसे है, यह दोनों का है ना, तो यह सिर्फ इसको काटोगे तब यह इसी का थोड़ा ना, दोनों का, तो एक बार फिर इसको काटो, यस P1 P2 P3, इसका भी संकरण। और कौन सा एग्जाम्पल था, जैसे किसी ने अभी देखो इतना बवाल किए थे मेथन के लिए, क्या जरूरत थी यार मेथन का, यस P1 P2 P3 क्या हो गया, निकाले तो कॉन्सेप्ट से उस तरह से, लेकिन हमारा काटो पीटो से फट देखने में आ गया। और आप लोग यही प्रयोग करेंगे जब आप कंपटीशन के माहौल में रहते हैं और लगता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो 2 सेकंड में हल हो जाएंगे,
कुछ सवाल ऐसे हैं जो 2 मिनट लेंगे। अरे भाई ऐसे ही ना कंपटीशन होता है, सवाल मारे के रहे ना, कोनो सवाल बहुत सरल है ना जल्दी आ जाला, कुछ सवाल थोड़ा कठिन रहते हैं तो टाइम टेकिंग होता है। चलो और क्या था, C2H2 की बात करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, H बताओ काट दिया यस, इसको काट दिया P1, P1 का मतलब यस P, इसको काट दिया यस P, इसको काटा यस, इसको काटा P1। समझ में आ रहा है? इससे समझ में आना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं ये बातें आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें पढ़ाए थे जब हाइब्रिडेशन पढ़ा रहे थे। चलो फिर आगे चलो इधर देखो भाई, किसका है, चलो C2H4 का कर लेते हैं। इधर देखो C डबल बॉन्ड C2H4 था, तो यही तो कॉम्बिनेशन होगा। बताओ क्या होगा, बॉन्ड काटो, इसको काटा, बोलो यस, फिर क्या हो गया P1, फिर क्या हो गया जी, एल्कीन का संकरण यस P2, सेम मैटर यस P1 P2, संकरण निकल गया यस P2। फिर सुनो, किसी ने कह दिया मेथेनॉल है, ध्यान समझना, इसके कार्बन पे संकरण ज्ञात करना है CH3, अरे अब तो भी लिखाना बता दिया हूँ OH, बोलो यही ना, जिसपे संकरण ज्ञात करना है उसका मैटर करो, कार्बन का संकरण ज्ञात करना है यस P1 P2 P3 जी, मेथनॉल में कार्बन पे संकरण कितना है sp3। और क्या पूछा था, और कुछ था, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, देखो ध्यान से, यही था ना, मेथिल साइनाइड, फिलहाल नाम पढ़ लो, इतने को क्या पढ़ोगे, ये सब सामान्य नाम है, आईपीएससी नाम नहीं बता रहा। और बताओ साइनाइड, साइनाइड ये होता है मेथिल साइनाइड, इधर देखो भैया, मेथिल साइनाइड पे या कार्बन पे संकरण ज्ञात करा क्या हमने, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको फैला दीजिए, फैला दीजिएगा तो ये हाइड्रोजन कैसे हो गया होगा, बोलो भाई, यही तो है बॉन्डिंग, करो वही पुराना काम है यार, यस P1 P2 P3। इधर देखो हमें इससे नहीं मतलब भाई, 3 1 4 है ना हमें, बताओ कहीं से भी काटो, यस P1, फटाफट इतना नोट कीजिए, और भी कुछ कराना है संकरण, लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है एकदम सब समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक, आगे देखते हैं। फिर थोड़ा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इधर देखो भैया, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं, और परिचय जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नॉमेनक्लेचर या आइसोमेरिज्म या उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाना बेवकूफी है। सवाल तनकी बड़ा कह दे, ऐसे कह दे, सुनो देखो, अब इसको थोड़ा सा तुम सेटिंग खुद करो, सेटिंग तुम्हें करना, हर कार्बन पे संकरण ज्ञात करना, हर के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण फाइंड आउट करना। ध्यान समझना भैया, देखो हाइड्रोजन लिखना है कि नहीं लिखना अभी मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जब तक संकरण के बात रहे तब तक हाइड्रोजन या नथिल वन लिख लेवल करा, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ तो मैं लिख दिया हूँ, यहाँ अब संयोजकता पे ही चल रहा सारा केस, ये सब संयोजकता पे ही पढ़ रहे हैं। यहाँ बताओ क्या 2 1 3, तो इसका मतलब यहाँ रहा होगा 1 4, 2 1 3 तो यहाँ रहा होगा 1 4, अरे ये तो समझ रहे होगे ना, यहाँ बैठ रही, यहाँ देख के बताओ 1 2, एक मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, यहाँ पे 3 1 4 ऑलरेडी संतृप्त अवस्था है, 3 1 4 यो संतृप्त अवस्था है, एकदम सही बात। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखो, एक ही सवाल सारे मैटर को खत्म कर देगा, इसके बाद हमको थोड़ी सी दूसरी बात पढ़नी है। यह सवाल में एक क्वेश्चन पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच कार्बन एटम, ईच प्रत्येक पे ज्ञात करो,
तो वही नियम लगेगा। लेकिन तुम थोड़ा सा अपना सिस्टम को इधर उधर कर दो। बस ये जो लिखा है तुम चाहो अपनी सुविधा के लिए तो तुम इसको एक्सपेंड करोगे, फैला दोगे, यह ऐसे हो जाएगा। बाकी सब कुछ लिखा ही है। यही है ना। अब क्या अब बताओ, मैं सिर्फ इस पे गोजागाजी नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे उंगली रखेंगे और आप बताएंगे यस P1 P2 P3। ठीक है ना, उस तरह खराब हो जाएगा। यस P1 P2 P3, यस P1 कहीं से भी सुना थे यस। बस ये कंफर्म करना कि 4 बाउंड रहे चाहिए, ये बात ना दिक्कत हो कि कहीं 3 है 2 1 क्या हो गया। यस P1 P2, यस P1 P2 P3। यहाँ sp3 देखिए बदल रहा है, यक्का यौगिक में यौगिक यक्का है लेकिन संकरण हर कार्बन पे का आ जाता है, अलग अलग आ जाता है। यहाँ बताओ ये देखो 3 1 4, देखिए मामला आ गया यस p, यहाँ में हो गया केवल sp, और यहाँ पे फिर यस फिर p। तो मैं यह दिखाना चाह रहा था बच्चों कि यौगिक तो एक है, यौगिक कैट है, एक ही कोई कार्बनिक यौगिक। मैं इसका नामनक्लेचर अभी नहीं पढ़ाया हूँ कि आपको बताऊं कौन सा यौगिक है, लेकिन देखो एक ही कार्बन यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु पे संकरण क्या कर रहा है, बदल रहा है। संकरण क्या कर रहा है, इसका मतलब यह दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि यौगिक एक रही तब प्रत्येक कार्बन पे कुल संकरण एक जैसा रही, हो सकता है संकरण क्या करे, परिवर्तन करे। तो फटाफट चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद।